नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सबसे पहले तो चर्चा करेंगे अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में। यानी कि साथियों, आज हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी लिए हुए पूरे के पूरे 77 वर्ष हो चुके हैं और आज हम अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आज के दिन हम अपने माँ भारती के उन वीर सपूतों को याद करेंगे जिन्होंने कभी हम जैसे ही उम्र में, पढ़ाई की उम्र में, माँ भारती के चरणों में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। याद करेंगे हम चंद्रशेखर आज़ाद को, याद करेंगे हम भगत सिंह को, याद करेंगे हम रोशन सिंह को, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हम याद करेंगे ठाकुर रोशन सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को, जिन्होंने अपने मजबूत प्रयासों से अपने देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो एक बार सभी मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे, फ्रीडम इन द माइंड, फेथ इन द वर्ड्स, प्राइड इन आवर सोल, लेट्स सल्यूट द नेशन। क्या बोलेंगे? जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्त, आज दिन है हमारी आज़ादी का। तो इसी के साथ हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग आज ज़रूर याद करेंगे उन वीर सपूतों के बारे में। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हम लेकर के आए हैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जो कि आज हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में रीजनिंग का पार्ट नंबर 23 होगा। इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जान रहे होंगे। साथियों, आज से मात्र 8 दिन शेष बचे हुए हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आपकी परीक्षा है। तो इसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और इस रीजनिंग की क्लास में लगभग 40 प्रश्न होंगे दोस्तों। हर प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ पे शामिल किया है। दोस्तों, बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की, जिसमें लिखा है निम्न में से अगली आकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। उसी प्रकार से 20 नंबर प्रश्न, जिसमें लिखा है निम्न में से आर के विपरीत क्या होगा। तो इस तरह के बेहतरीन प्रश्न आप सभी के सामने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। आज जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों में सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी आगे क्लासेस हों उनका अपडेट आप लोगों तक पहुँचता रहे। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी। प्रश्न में बोला है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को पूरा करने का मतलब है ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों गौर से देखेंगे। सबसे पहले आपके पास 15 है, उसके बाद में दोस्तों 16 दिया गया है, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आया है। क्वेश्चन मार्क को हम बॉक्स के रूप में लिख लेते हैं। आगे दोस्त 29 है। साथ ही 29 के बाद में क्या है, 29 के बाद में देखोगे तो आगे 45 है। कितना है? 45। और 45 के आगे देखोगे तो दोस्तों 70 है। कितना है? 70। तो अब देखिए यहाँ पे संख्याएं ज़्यादा दूर की है नहीं। अगर इससे देखा जाए तो मात्र 1 का अंतर है और इधर कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर हो रहा है। तो इनमें सीधा हम अंतर देखेंगे। सबसे पहले इनके बीच में देखिए तो 1 का अंतर मिलेगा आपको। कितने का? 1 का। और आगे 29 और 45 में देखोगे तो साथियों यहाँ पे कितने का मिलेगा? 29, 6, 45, 10 29, 6, 35, 10, 45 यानी कि 16 का मिलेगा दोस्त। इसके बाद देखोगे तो 45, 50, 20, 70 यानी 25 का मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या आप कुछ लॉजिक लगा पा रहे हैं? अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी लॉजिक चल रहा है तो सोचने का प्रयास कीजिए। देखो 25 से पहले 16 है तो क्या इससे पहले आपका यहाँ पे 9 रहा होगा? बताओ, क्या 9 का अंतर रहा होगा? क्या और आगे देखने पर सर 4 का अंतर रहा होगा? आप कहोगे बिल्कुल। देखिए कैसे, बात को समझना है दोस्त। अगर हम 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। और ये 20 जो होगा 16 में 4 जोड़ने के बाद 20 और 20 में 9 जोड़ने के बाद 29। लेकिन इससे लॉजिक क्या बनेगा? नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो ये लॉजिक है क्रम से श्रृंखला में पदों के बीच में पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, चौथे का वर्ग और 5वें के वर्ग का अंतर चल रहा था। तो आपने देखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपने रखा है 20। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित है, मिलता जुलता प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा।
देखो लिखा गया है सबसे पहले तो दोस्त 20, 20 के बाद में क्या है आप कहोगे 28 है, 28 के बाद में क्या है साथी 41 है, 41 के बाद में क्या है 59 है, कितना है 59 है, 59 के बाद क्वेश्चन मार्क यानी हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है दोस्त 110 है, कितना 110 है, और यहाँ पे 143 143 है, ठीक है, गौर से समझिए। तो दोस्त अगर हम यहाँ पे अंतर देखेंगे तो कितने का है 20 8 28 8 बोलते हैं, 28 13 41 यानी कि कितना हो जाएगा 28 13 41, बिल्कुल सही है, 13 का अंतर है। और आगे देखोगे तो कितने का हो जाएगा 8 5 13, और यहाँ पे 59 में से अगर 41 घटा दें तो क्या 18 बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा। अब इसके बीच में देखो, इसके बीच में कितने का है तो बोलेंगे 33 का अंतर है, ठीक है दोस्त, कितने का है 33 का। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो इनके नीचे अंतर देखने का प्रयास कीजिए, 8 5 13, 13 5 18, तो क्रम से आया है तो हो सकता है एक बार और 5 जुड़ जाए, यानी कि दोस्त यहाँ पे हम लिख देंगे 23, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 23, और 59 में 23 जोड़ोगे आप लोग, 59 में 23 जोड़ोगे 9 3 12 5 3 8, कितना 82, क्या 82 किसी ऑप्शन में है, हाँ 82 तो सर ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन कन्फर्म कैसे, कन्फर्म ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखोगे तो कितने का हो जाएगा 23 5 28, तो क्या इनके बीच में 28 का अंतर है दोस्त, बताओ क्या 28 का अंतर है, और 28 5 33, नीचे तो समांतर रूप से दोस्त आपका 5 का अंतर चल रहा है हर बार में, और यहाँ पे 82 में अगर 28 जोड़ोगे तो 110 भी हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 82 एकदम सही उत्तर है, कितना है 82 दोस्त एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए, अगला प्रश्न अक्षर श्रृंखला से है, बोला गया है दोस्त इसमें भी दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो जब अक्षर श्रृंखला आती है तो साथियों इसमें हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया है, यदि याद हो क्या बताया है कि जब भी अक्षर श्रृंखला आए, चाहे वो 3 लेटर की 2 लेटर की 4 लेटर की 5 लेटर की, हमेशा पहले का संबंध पहले से बनाना है। जैसे हमने कहा ए के बाद में क्या है पहला, पहले यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे पहला बी है, और यहाँ पे पहला सी है, यानी ए के बाद में बी आया, बी के बाद में सी आया, तो अगला वाला क्या आ जाएगा डी, मतलब शुरुआत विकल्प की डी से होगी, तो पहला लेटर डी होगा, सभी में दे रखा है। अब दूसरे का दूसरे से, एफ 6 पर होता है, एच दोस्त 8 पर होता है, जे 10 पर होता है। देखो 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि एफ में 2 जोड़ोगे एच यानी 8 हो जाएगा, ठीक है, उसमें 2 जोड़ोगे जे 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ोगे 12, तो प्रश्न का उत्तर डी एल से शुरू होगा, डी एफ से जो भी शुरू हो रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। अब इसके बाद एक और चेक कर लो, उत्तर आ जाएगा। जी होता है दोस्त 7 पर, जी 7 पर होता है, एफ कितने पर 6 पर होता है, ई कितने पर होता है तो बोलेंगे 5 पर होता है, 6 में देखो 7 में एक गया 6, 6 में एक गया 5, 5 में एक जाएगा 4, क्या होगा देखो एफ यहाँ पर कितना दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है, तो आप कहोगे जी यानी 7 दे रखा है, उसके पहले 6 दे रखा है, उसके पहले 5 दे रखा है, कितना 5 दे रखा है, उसके पहले अब क्या आएगा, तो अब कहोगे अब डी आएगा, यानी कि प्रश्न की जो शुरुआत होगी वो डी एल डी से होगी, किससे डी एल डी से, डी एल डी ऑप्शन नंबर सी में है, जबकि यहाँ पर बी में नहीं है। तो क्या बोलोगे प्रश्न नंबर 3 का जो साथी उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला वाला चेक करोगे तो यहाँ पे जी भी आ जाएगा, ठीक है, आगे भी आपको क्या करना है, निरंतर 2 2 घटा देना है, तो लास्ट में जी आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए, अगले प्रश्न में बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। ये प्रश्न आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आसान है, मैं समझाऊंगा तो आ जाएगा। बोला है कि महाद्वीप का संबंध एशिया से है, तो क्या एशिया महाद्वीप है, आप कहोगे हाँ, तो महासागर का संबंध किससे होगा, उत्तरी ध्रुवी सागर, तो ये तो महासागर है नहीं, लेकिन आर्कटिक महासागर होता तो है, ये उत्तरी ध्रुवी सागर जैसे को बोलता है, इसी को तो बोलते हैं, तो आप कहोगे हाँ ये हो सकता है। अटलांटिक महासागर ये भी महासागर होता है, प्रशांत महासागर ये भी होता है, हिंद महासागर भी होता है, तो सर इसका उत्तर क्या सेलेक्ट करें, तो मेरी बात को समझना दोस्त, जिस प्रकार से महाद्वीप सबसे बड़ा है एशिया, क्या है, जिस प्रकार से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसी प्रकार से सबसे बड़ा महासागर कौन होगा, तो आप बोलोगे पैसिफिक यानी कि प्रशांत, क्या बोलेंगे साथी, प्रशांत। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को रख दोगे, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का भी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए दोस्त, इस प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा विकल्प वह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, तो एम 13 पर स्थानीय मान से करते हैं, पी 16 पर, डी दोस्त आपका 4 पर, जी हमारा 7 पर, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद में क्या है, ए होता है 1 पर और ई होता है 5 पर। इसके बाद में क्या है, सी होता है 3 पर, एफ होता है 6 पर, आर कितने पर, 18 पर, यू होता है 21 पर। तो भाई अगर इनके बीच में अंतर देख लोगे आप तो पता चल जाएगा 3 का है, 3 का है, 1 और 5 में कितने का, 4 का है, यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी 3 का है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, 1 और 5 वाला,
और 1 पर कौन आता है ए और 5 पर आता है ई, तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी इसका विषम है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, एक और विषम चुनने को दे दिया है, विषम चुनने को दे दिया है। देखिए बोला है एक त्रिभुज है, त्रिभुज दे दिया। अब बोला है समांतर चतुर्भुज है, क्या है दोस्त, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है, समलंब, ठीक है। कैसा है, एक समलंब चतुर्भुज भी है, यहाँ पे कुछ समलंब चतुर्भुज दे रखा है, याद रखेंगे ये समलंब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चतुर्भुज है ना, और एक दे रखा है आयत। समलंब ऐसा ही बनता है क्या, समलंब में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, एक आयत है। देखो समलंब भी 4 भुजाओं से बनता है, समांतर भी 4 भुजाओं से बनता है, आयत भी 4 भुजाओं से बनता है, लेकिन त्रिभुज आपका 3 भुजाओं से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए असंगत है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए असंगत है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बैठक व्यवस्था से संबंधित एक प्यारा सा प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को समझेंगे। बोला है पी क्यू आर एस टी और यू वी केंद्र की ओर मुँह करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। यानी कि एक व्रत है दोस्त, एक व्रत है, इसमें बैठे हैं कितने व्यक्ति, पी क्यू आर 3 3 6 एक साथ 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक साथ तो बिठा नहीं सकते। बोला है पी वी और एस के बीच में है, इसको भी छोड़ देते हैं। अगली लाइन में बोला है आर जो एस के दाएं दूसरा है, किसके, जो आर नाम का लड़का है वो एस के दाएं दूसरा है। आर जो एस के दाएं दूसरा, किसके, एस के। दाएं दिशा कौन सी बनेगी अगर अंदर की ओर मुख है, तो ये वाली, एस के दाएं दूसरा। एस के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा दोस्त, एस के दाएं दूसरा आर हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न ने बोला है क्यू और यू के बीच में है, आर जो एस और यू कह रहा है जो एस के, आर जो एस के दाएं दूसरा है वो किसके बीच में है दोस्त, क्यू और यू के बीच में है। ये आर किस किस के बीच में है, क्यू और यू के, यानी क्यू और यू यहाँ पे आ सकता है और क्यू और यू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो अगर क्यू टी का पड़ोसी नहीं है तो टी हो सकता है, अगर क्यू यहाँ पे आता है तो टी यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन उसने एक और लाइन बोली है, क्या बोली थी, पी जो है वो वी और एस के बीच में है, तो पी नाम का जो बंदा है, कितने, कौन, पी नाम का बंदा, पी नाम का जो बंदा है वो किसका है, किसका, तो आप कहोगे वी और एस का बीच में है, तो वी और एस के बीच में हो जाएगा कौन, वी और एस के बीच में हो जाएगा पी। देखो ये एस ये वी, इनके बीच में हो गया पी। उसने बोला था जो क्यू है दोस्त वो टी का पड़ोसी नहीं है, तो अगर स्थान तो टी के लिए एक ही बच रहा है, तो क्यू को यहाँ से हटा देंगे, क्यू को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे रखेंगे, और यू को इस तरह से हटा देंगे यहाँ पे। देखो अब आपकी कंडीशन पूरी की पूरी सही हो जाएगी। उसने पूछा क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू जो है वो टी का पड़ोसी भी नहीं है, और सातों के सातों बैठ चुके हैं। प्रश्न में बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा है दोस्त, याद रखेंगे। तो बोलो, लिखा है क्यू आर के तुरंत बाएं है, क्या क्यू आर के तुरंत बाएं है, तो आप कहोगे आर के तुरंत बाएं क्यू है, तो मतलब पहला वाला तो दोस्त सही है। कह रहा है टी क्यू के दाएं तीसरा है, कह रहा है जो टी है वो क्यू के दाएं तीसरा है, क्या क्यू के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा टी है, आप कहोगे हाँ सर ये वाला भी सही है, क्यू टी के दाएं तीसरा है। बोला आर यू के तुरंत बाएं है, क्या आर यू के तुरंत बाएं है, आप कहोगे हाँ आर यू के तुरंत बाएं है, ये भी सही है। उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, क्या यू टी के बाएं दूसरा है, क्या यू टी के बाएं दूसरा है, आप कहोगे दूसरा, बाएं नहीं है, बाएं केवल बैठा है, बाएं पहला है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्त गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, अच्छे से याद रखेंगे। एक प्यारा सा प्रश्न है। अगले प्रश्न में आइए, कोडिंग डिकोडिंग है। बोला गया है दोस्त, क्या बोला है, एक निश्चित पूर्ण भाषा में यदि रचल को ये लिखा जाता है तो फादर का कोड क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रचल है, क्या है, RA, उसके बाद में CH, आगे क्या है, RACHEL, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये लिखा गया है रचल को लिखा क्या गया है, तो आप बोलोगे LE, उसके बाद में H, उसके बाद में क्या है CA और R, इस तरह से लिखा है। क्या अक्षरों की कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो रही है क्या, थोड़ा गौर से देख लीजिए, क्या अक्षरों की हेरा फेरी हो रही है, तो वही लॉजिक हम लगा देंगे फादर में भी। किसमें दोस्त, यही लॉजिक हम फादर में भी लगा देंगे, FATH और ER। देखो मेरी बात को समझो, इसका लॉजिक क्या है, अक्षरों की हेरा फेरी, मतलब लास्ट का पहले, सेकंड लास्ट का दूसरे, थर्ड लास्ट का तीसरे, और फोर्थ लास्ट यानी फर्स्ट से थर्ड का आपका कौन सा हो गया, थर्ड का। यहाँ पे गौर से देखिए, ये यहाँ पे हो गया आर, ये यहाँ पे और आर यहाँ पे, यानी तो पहला तो लास्ट में जाएगा और लास्ट का पहला में आएगा। शुरुआत आर से होगी, अंत एफ से होगा, बताओ कहाँ पे है, शुरुआत आर से अंत एफ से मेरे दोस्त, जो विकल्प है वो सी नंबर है। बस इससे ज़्यादा चेक नहीं करना, ये होता है समय बचाना, पेपर में समय बचाना ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न बोला गया है, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, दोस्त बताना है।
कौन सा समय है? 15 सितंबर का। 15 किसका है? सितंबर का। 15 सितंबर का समय है। 2008 है। कौन सा? 2008 है। क्या दिन है? दिन है प्यारे दोस्तों शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। मेरी एक बात को समझना, मैंने आपको कई बार करवाया है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। क्या ये वहीं पे लॉजिक ये वाला लगेगा दोस्त? मुझे बताओ अगर आपको याद है तो। अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2009। अब बात को समझना है साथी, उसने बोला है 15 सितंबर 2008, तो क्या 2008 लीप वर्ष है? आप कहोगे हाँ, लेकिन क्या सितंबर के बाद फरवरी आता है? आप कहोगे ये कैसी बात हुई भाई, सितंबर के बाद तो फरवरी नहीं आता है सर। फरवरी तो दूसरा महीना और सितंबर जाकर के 9वां महीना, तो सितंबर के बाद फरवरी नहीं आता तो लीप वर्ष का कोई मतलब ही नहीं है। बोलो, तो सीधा अगर 15 सितंबर से अगले 15 सितंबर तक जाएंगे तो 365 दिन बनेंगे। चूंकि 2008 जो है वो लीप वर्ष है, लेकिन उसमें फरवरी तो काउंट ही नहीं हो रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस 365 में आप 7 से भाग लगा देंगे, रिमाइंडर जो होगा वो प्यारे दोस्त 1 आ जाएगा। इस एक रिमाइंडर को इस शुक्रवार में जोड़ देना है। इस शुक्रवार में जैसे ही जोड़ोगे प्रश्न का उत्तर शनिवार हो जाएगा। ये आसानी होती है। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, याद रखेंगे। अब बच्चा गलती क्या करता है, उसे देखता है 2008 एक लीप वर्ष है, उसमें एक एक्स्ट्रा और जोड़ देता है जिससे वो रविवार लगाता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्त। याद रखेंगे सितंबर 2008 में पहुंच चुके हैं हम, फरवरी काउंट नहीं हुई तो लीप वर्ष का कोई मतलब नहीं है। अब अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे बोला गया है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न वर्ण शब्द का अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना है कि नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो आपको अभी पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। क्या ट्रॉपिक बना सकते हैं? TROPIC बना सकते हैं। TROPI और C बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए तो पूरी तरह से बन रहा है, ये तो बन गया। ऑप्शन नंबर ए तो बन गया। अब देखो होशियार बन सकता है, होशियार करके HO, उसके बाद में क्या है? S, HOSI, इसके बाद में क्या है? ER, E और R। हाँ भाई, दूसरा विकल्प भी बन रहा है। जो होशियार नाम का लेटर दे रखा है तो ये दूसरा भी बन रहा है। क्या तीसरा बन रहा है? शेर पॉलेट करके एक शब्द दे रखा है। कौन कौन सा है? SER। तो दोस्त हम देखेंगे S यहाँ पे है, उसके बाद में E देखेंगे यहाँ पे है, R यहाँ पे है, इसके बाद में PO देखेंगे, उसके बाद में L, फिर E और T, यानी कि जो तीसरे विकल्प में शब्द दे रखा है जिसे हम शेर पॉलेट करके कहते हैं, ये भी बनेगा। तो अब क्या नहीं बनेगा? वो D नंबर। क्यों नहीं बनेगा? इसका कारण है दोस्त, अगर हम इलेक्ट्रो जो फोरेसिस करके शब्द दे रखा है उसमें केवल और केवल एक आई आया है, वो भी यहाँ पे। जबकि हम यहाँ पे क्राइसिस को देखते हैं, क्राइसिस में आई कितने आ गए? क्राइसिस में 2 आई आ गए। दिए गए शब्द में केवल एक आई है, इसमें 2 आई है, इस कारण ये एक अतिरिक्त आई के कारण कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन से है, सांकेतिक भाषा में पूछा गया है। देखते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़की कहती है, क्या कहती है लड़की? वह मेरे भाई की इकलौती बेटे के बेटे की पत्नी है। तो दोस्तों क्या बोला है? लड़की ने कोई महिला देखी, ये लड़की है यहाँ पे, इसने कोई महिला देखी, वो कह रही वह मेरे भाई की बेटी, भाई की बेटी अर्थात इसकी बेटी यहाँ पे आएगी, की बेटी के बेटे, मतलब इस बेटी का भी एक बेटा होगा, इसका भी एक बेटा होगा, उसकी पत्नी है दोस्त, इसकी पत्नी है। जो महिला की ओर इशारा कर रही थी ये लड़की, वो महिला यहाँ पे आएगी, वो महिला दोस्त यहाँ पे आएगी, ये पत्नी बन पाएगी। ठीक है, देखो मेरी बात को फिर से समझना है। कह रहा है एक महिला की तस्वीर को संकेत करते हुए लड़की ने कहा, कौन सी लड़की? इस लड़की ने क्या बोला है? बोला है वह मेरे भाई अर्थात लड़की का स्वयं का भाई की इकलौती बेटी ये हो जाएगी, के बेटे यहाँ पे हो जाएगी, की पत्नी है अर्थात इस लड़के की पत्नी हो जाएगी। तो पूछा है उस लड़की का महिला के पति यहाँ पे आएंगे, इनके साथ से लगा है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो महिला का ये पति, ये जो महिला है, ये महिला, इसका पति क्या बोलेगा? इसका पति बोलेगा मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के नाना जी, और मेरे नाना जी की बहन, अर्थात हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड आंट। क्या बोलेंगे दोस्त? ग्रैंड आंट बोलेंगे। नाना जी होते तो ग्रैंड फादर बोल लेते, लेकिन नाना जी के भाई तो वो ग्रैंड अंकल होंगे, लेकिन यहाँ पे भाई के स्थान पर बहन है। नाना जी की बहन मेरी ग्रैंड आंट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? ग्रैंड आंट मानी जाएगी, याद रखेंगे। इसको हम एक भाषा में, अगर देसी भाषा देखें तो यहाँ पे हम नानी भी कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में पूछा है एक स्त्री एक बिंदु से चलती है, 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। दोस्त कोई स्त्री है, वो मान लेते हैं हम कहाँ से चली होगी, वो मान लेते हैं यहाँ से चली होगी। उसने दूरी 15 मीटर की तय की है। कितनी? 15 मीटर की। बोला है दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ जाती है। अब भाई दक्षिण की ओर मुख है,
अगर वो बाएं मुड़ेगी दोस्त, कहाँ पे जाएगी, आप कहोगे पूर्व में, और वो 12 मीटर चलती है, 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, 12 मीटर चलती है। अब कह रहा है वो दाएं मुड़ती है। भाई अब दाएं मुड़ती है तो उसका मतलब क्या है, दाएं मुड़ने का मतलब है कि लड़की का मुख पूर्व में है, दाएं मुड़ेगी वो कहाँ पे चली जाएगी, आप कहोगे वो जाएगी दोस्त आपकी यहाँ पे, कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे नीचे की ओर। दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है दोस्त, यहाँ पे इसने 5 मीटर की दूरी तय की है। अब साथियों आप लोगों से बोला है आखिर में वह पलटती है। अच्छा, अभी लड़की यहाँ पे पहुँच चुकी है, यहाँ से पलटती है और 20 मीटर चलती है। यहाँ से पलटने का मतलब है लड़की सीधी वापस मुड़ेगी और 20 मीटर चलेगी। कितनी चलेगी दोस्त, याद रखेंगे 20 मीटर चलेगी, इसको याद रखना है, ठीक है, 20 मीटर चलेगी। तो ये टोटल जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो टोटल दूरी होगी दोस्त ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये 20 मीटर हो जाएगी। बोला है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। भाई एक बात समझना है, अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे ले आता हूँ यहाँ तक, यानी कि इसके सीट तक, तो 15 दूरी तो ये थी और ये सम्मुख इसके, तो ये 5 ये हो गई। भाई टोटल ये कितनी हो गई, 20 हो गई। अरे भाई ये 20 है, ये 20 है, तो इसका मतलब है सम्मुख भुजाएं समान होंगी। अगर ये 12 दूरी आई है तो ये भी दूरी दोस्त 12 होगी। कितनी होगी, 12। तो प्रश्न का उत्तर होगा जो लड़की होगी वो प्रारंभिक स्थान से, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर होगी दोस्त, 12 मीटर होगी। कहाँ पे होगी, 12 मीटर होगी, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बेन आरेख का है। बेन आरेख से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। बोला निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि पशु है, घोड़ा है और घोड़ी है। दोस्त याद रखेंगे पशु सबसे बड़ा सर्कल आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पशु को। तो पशुओं में क्या घोड़ा होता है, आप कहोगे हाँ हॉर्स होता है। क्या दोस्त इसमें मेयर होती है, यानी घोड़ी होती है, आप कहोगे मेयर भी होती है। तो दोस्त पशु के अंदर घोड़ा घोड़ी दोनों आएंगे, और जब दोनों आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को हम उत्तर लगाएंगे। किसे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और आरेख से है, ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्त बोला है बेन आरेख में से उस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल बिल्ली और कुत्तों के क्षेत्र को दर्शाती है। बिल्ली का मतलब क्या है, ये एक आपको चतुर्भुज दे रखा है उल्टा सीधा, यानी कि ये जो चतुर्भुज है रेड कलर का, ये बिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं दोस्त कुत्ते को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आयत है। क्या है, एक आयत है। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आ रही होगी, इन दोनों के बीच में संख्या आ रही है वही दिखानी है। तो देखो अगर गौर से देख पाओ तो ये आपको एक नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे दोस्त एक नंबर दिखाई देगा ये वाला। अगर आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लें तो ये नंबर आपका 5 है। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुत्ते और बिल्लियों की संख्या समान हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे मेरे दोस्त, आप कहोगे 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अब अगला प्रश्न 15 से 17, यानी 3 प्रश्न ऐसे हैं दोस्त जो आपके आर्ग्यूमेंट बेस्ड होते हैं। कुछ कंडीशन दी जाती हैं, उसके आधार पर आपको अभ्यर्थी का सिलेक्शन वगैरह करना होता है। तो पहली कंडीशन है 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है सदस्य में 70% या उससे अधिक सदस्य देशों का समर्थन होना चाहिए। उस देश का होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा हो। क्या बोला है, 10 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा हो, वो व्यक्ति महासचिव के रूप में चुना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में चयन होना है। 45 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए। सदस्य देशों का 70% समर्थन होना चाहिए। उस देश का होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो। तो अब देखो इसके अलावा आइदर में कुछ कंडीशन है, जैसे अगर वो बी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, उपयुक्त बी है परंतु एक देश का विदेश मंत्री है। अगर वो पूर्व राष्ट्रपति नहीं है तो वो विदेश मंत्री होगा तो चल जाएगा। अगर वो राष्ट्रपति नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति नहीं है, तो विदेश मंत्री के रूप में चलेगा। सेवा प्रदान कर रहा हो या की हो तो दोस्त मामला जो है वो संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष, जो यूनाइटेड नेशन चीफ होंगे, उनके पास भेजा जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा अगर वो राष्ट्रपति नहीं है और सारी कंडीशन पूरी करता है। अब दोस्त उसके बाद उसने बोला है आइदर डी, यानी कि उपर्युक्त में से अगर डी को पूरी नहीं करता है तो ऐसे में 5 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा हो। 5 वर्षों से बंदा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा हो, वह ऐसे देशों से हो जो 5 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा हो। और बोला है 85% सदस्यों का समर्थन भी होना चाहिए। अगर 70% अगर डी नंबर है, कह रहा 10 वर्ष का अनुभव नहीं है, 10 वर्ष का सदस्य नहीं है, तो 85% समर्थन चाहिए उसके लिए। और साथ साथ में क्या चाहिए, 5 वर्षों तक वो देश जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा हो, तो मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलिए इन्हीं कंडीशन को देखते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपने इन सभी को समझा होगा। अब पहले प्रश्न में चलते हैं। पहले प्रश्न में बोला है अंजब जिम्बो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति वाली कौन सी कंडीशन थी दोस्त,
कौन सी कंडीशन थी? देखो दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, पूर्व राष्ट्रपति हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, उन्हें 74% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। तो दूसरी कंडीशन के साथ साथ उन्होंने तीसरी कंडीशन भी पूरी कर ली है, ठीक है। और पहली कंडीशन तो वो पहले ही पूरी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 वर्ष आयु मांगी थी, और वो कितने के हैं? वो दोस्त 52 वर्ष के हैं, 52 वर्ष के हैं, 74% समर्थन है। और दोस्त उन्होंने बोला है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो 3 कंडीशन शुरुआत की पूरी हो गई। कह रहे जबकि वह जिस देश से के नागरिक हैं उसने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में 10 वर्ष कार्य पूरा नहीं किया है। क्या नहीं किया है दोस्त? संयुक्त राष्ट्र के 10 वर्ष के रूप में सदस्य देश ने कार्य पूरा नहीं किया है, जहाँ के वो हैं, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। तो उसके लिए डी के लिए जो सदस्य नहीं है तो उनके लिए क्या होना चाहिए था? 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए था, 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए था। अगर 10 का नहीं है तो 5 वर्षों का होना चाहिए था। क्या यहाँ पर कहीं जानकारी दी है? नहीं। और बोला था 85% सदस्य देशों का समर्थन भी होना चाहिए। तो इसके पास तो भैया केवल 74% का है। तो क्या बोलोगे? जो अंजब जिम्बो हैं इनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। देखो पहली कंडीशन राष्ट्रपति पूरी कर रहा था, 52 वर्ष का था, दूसरी पूरी कर रहा था, तीसरा 70% उसने सदस्य भी जुटा लिए, लेकिन उसने चौथी कंडीशन पूरी नहीं कर पाई क्योंकि वह 10 वर्षों तक अपने सदस्य देश का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। तो क्या 5 वर्षों का है? जानकारी नहीं दी है। क्या दोस्त आपका यहाँ पे 90% इसके सदस्य हैं? नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी है। तो इसका जो होगा चयन नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे, चयन नहीं होगा। मैंने क्या लगा दिया? चयन नहीं होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, चयन नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों अगला बोला गया है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री नाकरी जेन। तो क्या है? विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री हैं, अभी छोड़ देते हैं, नाकरी जेन है। बोला है 49 वर्ष के हैं, तो 45 वर्ष वाली आयु कंप्लीट। 71%, हमें तो 70 चाहिए था, दूसरी भी कंप्लीट। ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 दशकों से, 2 दशकों का मतलब है 20 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, तो ये भी सही है, तीसरी भी कंडीशन सही है। लेकिन चौथी कंडीशन एक राष्ट्रपति के रूप में कंडीशन कोई दी गई थी, कहाँ पे? राष्ट्रपति के रूप में दूसरी कंडीशन, पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन उसने आइदर में बी को दिया था। वो राष्ट्रपति है नहीं, क्या है? वो आपका विदेश मंत्री है, तो उसने बोला है विदेश मंत्री हो, परंतु क्या बोला है? विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान कर रहा हो, तो जो नाकरी जेन है उसको संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। देखो मेरे दोस्त एक बार फिर से समझ लो, विदेश मंत्री है, 52 वर्ष का है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री है, 52 वर्ष का है, नाकरी जेन नामक व्यक्ति है। कौन है? नाकरी जेन नामक विदेश मंत्री है। 49 वर्ष का है, कितना मांगा था? 45, कंडीशन पूरी है। राष्ट्रपति है नहीं तो क्या है? विदेश मंत्री। आइदर बी की दी थी, किसको भेजेंगे? संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष को। आइदर बी, अगर वो नौकरी नहीं कर रहा, सॉरी, अगर वो नाकरी जो जेन है वो राष्ट्रपति नहीं है तो आइदर बी का मतलब है संयुक्त राष्ट्र के पास मामला भेजा जाएगा। तो बी की आइदर बी पूरी कर रहा है, जो आइदर पहली वाली डायरेक्ट बी तो पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन आइदर बी पूरी कर रहा है। इसके बाद में 71%, हमें 70 चाहिए था, मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 दशकों से सदस्य है, तो ये भी हो जाएगा। आइदर भी पूरी कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास मामला भेजा जाएगा। एक बार फिर से देख लो, उसने बोला है अगर आइदर भी पूरी कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास मामला भेजा जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप कहोगे दोस्त डी नंबर का सही होगा। कौन सा? डी नंबर का। अब इसी के साथ एक और अगला प्रश्न देख लीजिए। बोला है 63 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मार्को अल्बर्टो, 63 वर्षीय हैं, अर्थात पहली 45 वर्ष वाली कंडीशन उन्होंने पूरी कर ली है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और बोला है लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो राष्ट्रपति हैं, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। सामाजिक गतिविधियों के कारण 90% सदस्यों का समर्थन है। भाई समर्थन हमें 70 का चाहिए था, इन्होंने क्या कह दिया? हमें 90% का समर्थन है। दोस्तों बोला है अपने देश की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता में वो 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने नामांकन को ले रही हैं। भाई चौथी पूरी नहीं की, चौथी कंडीशन में उसने क्या बोला था? 10 वर्ष चाहिए, लेकिन चौथी के लिए आइदर दिया था क्या? आप कहोगे हाँ, चौथी के लिए आइदर दिया था कि वो 5 वर्ष का सदस्य रहा हो। तो बोलोगे 7वीं वर्षगांठ अर्थात लीबिया जो है वो 5 वर्ष का तो हो गया सदस्य, तो आइदर भी पहली दे दी। और उसने साथ साथ में ये भी बोला था कि 5 वर्ष का सदस्य रहा हो और 85% लोगों का समर्थन चाहिए। तो आप कहोगे यहाँ तो 90% का है। तो दोस्तों आइदर की दूसरी पूरी कर दी, आइदर डी की दूसरी पूरी कर दी, तो मामला कहाँ पे जाएगा? आइदर डी के बारे में बोला था, मामला जाएगा उच्च आयुक्त के पास, संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के पास। देखो गौर से देख लो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ऐसे प्रश्न बहुत परेशान करते हैं दोस्तों को। तो क्या बोलोगे? 85%, उसके पास लीबिया वाले के पास 90% समर्थन है, ठीक है। 7 सालों का अनुभव है, उसने केवल 5 वर्षों का मांगा। कहाँ जाएगा मामला? संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास जाएगा। उम्मीद है समझे होंगे। भाई 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसी के साथ ये तो हो गया। अब आ जाओ कथन निष्कर्ष में। अब कथन निष्कर्ष में आते हैं। कुछ नारियल तेल हैं, तो क्या बोला है? कुछ जो नारियल का पार्ट है वो क्या है दोस्त? वो तेल है, क्या है? T4 तेल है, बना देते हैं। आगे बोला है कुछ तेल कवि हैं, तो तेल का कुछ पार्ट क्या बना देंगे? K4 कवि बना देंगे। बोला है कुछ कवि पत्रिकाएं हैं, तो
जो कवि हैं उनका पार्ट क्या बन जाएगा, पत्रिकाएं बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। बोला है कुछ तेल कवि हैं, क्या कुछ तेल कवि हैं? आप कहोगे हाँ, इतना इतना सा संबंध बन रहा है तो सही हो जाएगा, इतना इतना सा संबंध बन रहा है, सही हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ नारियल कवि हैं, क्या नारियल का कवि से कोई संबंध है? नहीं पता मुझे, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, कथन में दिया ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ से बोलोगे यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता हो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। अब अगले पे आओ, अगले पे आओ दोस्तों। बोला गया है कथन तर्क से संबंधित है। बोला क्या भारत को परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? उसने केवल और केवल आपसे कथन पूछा है, क्या भारत को परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? तो तर्क नंबर 1 क्या कह रहा है? हाँ, बिजली की मांग को मौजूदा संसाधनों के साथ पूरा नहीं किया जा सकता है। भाई क्या अपने भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है या कोयला से? आप कहोगे सर कोयला से बनती है, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ, परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि बिजली की मांग मौजूदा संसाधनों के साथ पूरा नहीं होती है। तो आपको पता है कि कोयला के साथ तो पूरी हो रही है मांग, परमाणु ऊर्जा की तो इतनी आवश्यकता पड़ भी नहीं रही है। तो भाई ये तो गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है, कथन के अनुसार है ही नहीं। आगे बोला नहीं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो भारी नुकसान हो जाएगा। भाई आपको ये सही लगेगा, आपको ये सही लगेगा अगर कोई भारी दुर्घटना होती है तो क्या हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। क्या लेकिन आपसे कथन में दुर्घटना के बारे में कोई जिक्र किया था? आपका कोई नहीं किया था, तो भाई ये भी गलत है। अब दोस्त याद रखेंगे यहाँ पे लगेगा नाइदर नॉर, ना तो फर्स्ट मजबूत है, ना तो फर्स्ट मजबूत है मेरे भाई, और ना ही सेकंड मजबूत है। कौन सा? ना तो फर्स्ट मजबूत है और ना ही सेकंड मजबूत है। डी नंबर सही है। कौन सा? डी नंबर सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न पूछा है एक पासे की 6 फलक हैं PQRSTU यहाँ पर स्थित हैं, आर के विपरीत कौन सा होगा? आर के विपरीत कौन सा होगा? आर कहाँ पे है? तो आप बोलोगे यहाँ पे है। दोस्त आर यहाँ पे भी है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि याद हो। अब ट्रिक का ही समय है दोस्त, अब केवल और केवल ट्रिक का समय है। आर के साथ जो दिख रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं होंगे। आर के साथ कौन दिख रहा है? एस, अपोजिट नहीं होगा। आर के साथ कौन दिख रहा है? टी, अपोजिट नहीं होगा, काट दो विकल्प को। आर के साथ दिख रहा है क्यू, अपोजिट नहीं होगा, काट दो विकल्प को। आर के साथ में दिख रहा है पी, अपोजिट कभी नहीं बनेगा, काट दो विकल्प को। अब क्या नहीं दिख रहा है आर के साथ में? आप कहोगे यू। आर के साथ में मेरे भाई क्या नहीं दिख रहा है? तो यू नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो यही इसका अपोजिट है, याद रखेंगे। ये आपका डाइस का एक आसान टाइप होता है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों बोला है एक्स का 20% वाई के 15% के बराबर है। भाई गणित का सवाल आ गया, चलिए उड़ा देते हैं। आ गया है तो उड़ा देंगे भाई। एक्स का 20%, एक्स का 20%, देखो गौर से समझो। का मतलब होता है गुणा, 20% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, ठीक है। परसेंटेज जाता है जब 100 लगता है। बोला है वाई के 15% के बराबर है। किसके बराबर है? वाई के मतलब फिर से 15% का मतलब नीचे 100, ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 को 100 से उड़ा देंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में। तो अब आपके पास आएगा 4x बराबर का 3y। अगर हमें एक्स वाई का मान निकालना है तो x बटे वाई बराबर हम क्या निकाल पाएंगे? 3/4 निकाल पाएंगे। कितना निकाल पाएंगे? 3/4। देखो गुणा कर लोगे तो 3y 4x आपका फिर से आ जाएगा। तो ये एक्स वाई का मान आया। प्रश्न बोला यदि y का मान 260 है। क्या बोला है? y का मान, हमारी भाषा में मान 4 आया है, प्रश्न में बोला है 260 है। कितना है? 260। तो कितना निकाल पाओगे आप? यहाँ से काटना शुरू करो। 4 6 24, 4 5 20, यानी 1 का मान 65 होगा। तो पूछा x का मान क्या होगा? x का मान मतलब कितने का? x का मान मतलब कितना? 3। 1 का मान अगर 65 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 65 दिया 195। कितना हो जाएगा दोस्त? 195 हो जाएगा, याद रखेंगे। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया या मैंने फिर जल्दी ही कर दी? ज़्यादा जल्दी तो नहीं हुई? देखो एक बार फिर से समझ लो भाई, अपना समय है, समझ लो। मैंने कहा x का 20%, x का मतलब होता है गुणा, 20% हटे तो नीचे 100 लगेगा, ठीक है। बराबर है किसके? y के 15% के। तो y का 15% हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 100 से 100 बराबर में जब भी समान संख्याएं होती हैं, यानी नीचे हो तो नीचे वाली से कट जाएगी, ऊपर हो तो ऊपर वाली से कट जाएगी। तो मैंने कहा 100 से 100 उड़ा दो, 5 से अनुपात बना लो वहाँ पे। 4x बराबर 3y आएगा, इसका मान निकाल लेंगे। 4 का मान 260 दिया, 1 का 65 आ जाएगा। तो दोस्त आगे आपका 3 का निकालना 195 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, बोला है यदि गुणा का अर्थ प्लस है, तो सबसे पहले इनका हम अर्थ बदलेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। जहाँ पे 36 है उसको 36 रहने दो। प्लस का मतलब क्या था? लास्ट में कहीं लिखा है क्या? प्लस का मतलब भाग है, ये देखो भाग है तो भाग लगा दो भाई 4 से। अब गुणा का मतलब प्लस है तो गुणा लिख दो। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब गुणा है तो गुणा लिख दो, ठीक है। माइनस का मतलब देखो ये लिखा है, माइनस का मतलब गुणा है। अब दोस्त जहाँ पे भाग है, भाग का मतलब माइनस है, यहाँ पे 7 करके माइनस करके 5 लिख देंगे। अब लगाओ बोर्ड मास भैया। क्या लगाओगे? बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो अब देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड है, डिवाइड 9 चौके 36 कटेगा, प्लस का 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपका 9 बचेगा तो 14 में से 5 जाएगा, फिर से 9 बचेगा। 9 9 कितना होता है? आप कहोगे 9 9 18 होता है, ठीक है। 9 9 18 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसका जल प्रतिबिंब बताना है भाई। जल प्रतिबिंब मतलब नीचे की ओर। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा दोस्त आपको।
यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सी का सी बनेगा, ओ का ओ बनेगा। जहाँ भी सी का सी है उसको ऐसा ही रहने दो, ठीक है। सी का सी, ओ का ओ। एन का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा दोस्त, एन का इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। एन का कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया। तो ऐसा एन कहाँ पे नहीं है, देखो ये एन की दिशा गलत है, हटा दो, उड़ा दो जल्दी से। यहाँ पे तो आर की ही दिशा गलत है यार, एन की क्या गलत है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें डी नंबर में एन सीधा दे रखा है, इसको भी उड़ा दो। अब क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न आसान आते हैं केवल और केवल आपके आँखों का इलाज किया जाता है ऐसे प्रश्नों से। यानी ऐसा तो नहीं आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो और आपको आंखों से दिखाई ना देता हो, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है दी गई संख्या का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका भी दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे दोस्त, सभी दोस्त बताएंगे। देखो दर्पण के जो नज़दीक होगा वो हमेशा नज़दीक ही रहेगा। 2 बनेगा, 2 के बाद में दोस्त आप लोगों का इस प्रकार से 5 बनेगा। तो 2 5 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे 7 6, यहाँ भी 7 6 गलत है। 2 और 5, 2 और 5 ऑप्शन नंबर इसमें है सी में। 3 का 3 रहेगा, ठीक है, 3 का 3 रहेगा। उसके बाद 4 का कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। देखो ये तो सीधा 4 लिखा है, मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी को गौर से देख लो। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर को 2 बार मोड़ करके नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर को 2 बार मोड़ करके कट लगाए जाते हैं। खुलने पर पेपर कैसा दिखाई देगा। दोस्त सबसे पहले सादा पेज था, उसको बीच से मोड़कर ऊपर कर दिया और फिर उसके बाद तीसरी बार में मोड़ करके यहाँ पे इस तरह से कर दिया। आगे यहाँ पे कुछ इस तरह के कट लगा दिए। तो अब देखो अगर यहाँ पे अंदर की ओर बंद हुआ है तो सबसे पहले यहीं खुलेगा। यहीं खुलेगा तो मतलब क्या है दोस्त, यहीं खुलेगा तो पहला ये इस प्रकार से दिखाई देगा, दूसरा यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे खुलेगा, नीचे खुलेगा तो ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये इस एक मिनट यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार से दिखाई देंगे, ठीक है दोस्त। कहाँ पे, ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ भी इसी प्रकार से सेम आपके ये दिखाई देंगे। यानी कि जो सर्कल होंगे वो बाहर चारों के चारों होने चाहिए। देखो ये अंदर की ओर है, गलत है। इसके 2 अंदर 2 बाहर हैं, ये भी गलत है। इसके भी 2 अंदर 2 बाहर हैं, ये भी गलत है। अब आप बोलोगे यहाँ से दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर आता है। क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। बताइए, बोला गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ दोस्त। एक बात याद रखनी है, इस तरह की जब भी आकृति आती है और इसके विकर्ण परस्पर काट रहे हो, क्या कर रहे हो, विकर्ण परस्पर काट रहे हो दोस्त, तो आपको हमेशा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल नंबरिंग देनी है। क्या करना है साथी मेरे दोस्त, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग केवल और केवल सीधी कोडिंग देनी है। गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याओं से क्या तात्पर्य है, गिनती की संख्याओं से तात्पर्य है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 आया है, सबसे बड़ा वाले नंबर का 2 गुना कर दो। सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना करोगे इतना हो जाएगा 16। तो भाई सर आप मुझे बता क्यों रहे हो, ये क्यों बता रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल पड़ने वाली है। अगर अपनी आप मुंडी को यहाँ पे 45 डिग्री घुमाओगे दोस्त, इसको मैं यहाँ से धक्का देता हूँ तो ये आपकी आकृति कुछ इसी प्रकार से बन करके आएगी। इसी प्रकार से दोस्त बन करके आएगी और इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काट रहे होंगे। भुजाएं भी इससे एक दूसरे को काट रही होंगी। काट रही हैं, बोलो जल्दी बोलो, काट रही हैं। आप कहोगे हाँ काट रही हैं सर। तो इसके लिए क्या करना है, वही रामबाण इलाज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का मतलब सबसे बड़ा वाला 16। क्या 16 है, क्या 16 है, ऑप्शन ही नहीं है भाई। 16 है क्या, ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से आपको कुछ और मिल जाएंगे। कौन से कुछ और, ये वाले 3 और मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने हमेशा बताया ऐसी आकृति में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 1 2 दोनों को मिलाकर के कितने बनेंगे दोस्त, 3 बनेंगे। तो साथ ही 3 यहाँ से मिल जाएंगे। 16 और 3 19, टोटल कितने आएंगे 19। यहाँ पे 0 अलग से दे दिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। इनका मैं सफ़ा चट्ट कर देता हूँ, यानी सूपड़ा साफ कर देता हूँ। ये 0 आपको फालतू में दिया गया है। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 19 इसका सही उत्तर है। कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 19 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 19 त्रिभुज। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में दोस्त आपसे बोला गया है 27 नंबर प्रश्न एक जानदार प्रश्न है साथी। 27 नंबर प्रश्न एक जानदार प्रश्न है। बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चुनने के स्थान पर आएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नंबर दो, 1 2 और 3। चौथे नंबर की ज्ञात करनी है साथी। कौन से, चौथे नंबर की ज्ञात करनी है, इसको समझना है भाई। एक एक पॉइंट पकड़ते हैं, एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। मैंने सबसे पहले इसको पकड़ा, इसने अपना स्थान परिवर्तित किया, इसने अपना स्थान परिवर्तित किया, यहाँ पे आया, इस कॉर्नर पे आया, इस कॉर्नर पे। अगले वाले में इस कॉर्नर पे आया, लेकिन डार्क हो गया है दोस्त। क्या हो गया, डार्क। उसके बाद में इसने अपना स्थान परिवर्तित किया। पहले एक स्थान बढ़ा था, अब की बार में 1 और 2 स्थान बढ़ करके ये इस कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। 2 स्थान बढ़ करके यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया, डार्क हो गया, ठीक है। याद रखेंगे क्या हो गया, डार्क हो गया।
अब इसके बाद अगली बार में कहाँ जाएगा, पहले बोलोगे एक स्थान बढ़ा था, फिर 2 स्थान बढ़ा है, कितना दोस्त यहाँ से 2 स्थान बढ़ा है, 2 स्थान कितना बढ़ा है तो 2 स्थान। अगली बार में कितना, 1 बढ़ेगा, फिर से 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ भी नहीं है वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब भाई डार्क आएगा या आपका ओरिजिनल आएगा तो आप ऐसे नहीं बता सकते। अब सबसे पहले आप कुछ ये जो प्रतीक दिए हैं इनको गिनिए। जैसे गिनने का प्रयास करें, एक बार में ये क्या है, खाली है, अगली बार में ये डार्क है, दूसरी बार फिर से डार्क है, तो अगली बार में क्या होगा, 2 बार डार्क 2 बार खाली होने चाहिए, तो अगली बार में ये खाली आएगा। खाली आएगा तो कहने का मतलब डी नंबर तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो पंचभुज है, ये पंचभुज है कैसा भरा हुआ है। इसके बाद अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। आप कहोगे इस वाले चतुर्भुज को देखो, चतुर्भुज पहले बार में भरा है, दूसरे बार में खाली है, तीसरे बार में खाली है, तो चौथी बार में भरा होना चाहिए चतुर्भुज चौथी बार में भरा होगा तो आपका कोई भी हो सकता है। अब मैं पकड़ता हूँ किसको, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ूंगा, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ूंगा, गौर से समझना है। पहली बार में मेरे भाई, पहली बार में जो ट्राइंगल की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से सीधी उत्तर की ओर दे रखी है। उसके बाद में उसने 45 डिग्री यहाँ पे घुमा दिया है, तो दोस्त ये आपकी कहाँ पे आ गई, अब की बार में ये दिशा जो है ये नॉर्थ ईस्ट में आ गई। पहले देखो घुमा 45 डिग्री, तो अगली बार में वो नॉर्थ ईस्ट, माफ़ी चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, क्योंकि दिशाएं ऐसी ही तो होती हैं। ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, यहाँ पे ईस्ट हो गई और यहाँ पे वेस्ट हो गई, तो इनके बीच की कौन सी हो जाएगी, ये वाली नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद दोस्त ये आकृति कुछ इस प्रकार के इस दिशा में आ रही है, ये आकृति यहाँ पे आ रही है, अर्थात सीधी 90 डिग्री घूमी है। कितनी घूमी है, ये सीधी 90 डिग्री घूमी। एक बार 45 घूमी और दूसरी बार में कितनी घूमी दोस्त, 90 डिग्री घूमी। तो मैं कह रहा हूँ अगली बार में फिर से 45 घुमा दो, अगली बार में फिर से 45 घुमाओगे तो दोस्त नीचे की ओर आएगी। यहाँ से 45, देखो यहाँ से 45 डिग्री अगर घुमाओगे तो ये आकृति दक्षिण की दिशा में आनी चाहिए, तो ये गलत हो गया ना, आप कहोगे हाँ। अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद कुछ और है क्या। अब देखो, अब इसको देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस को। पहली बार में क्रॉस खाली था, अगली 2 बार में भरा है, तो अगली बार में एक खाली क्रॉस आना चाहिए। खाली क्रॉस आएगा तो यहाँ पे है, लेकिन क्रॉस का कॉर्नर क्या होगा दोस्तों, कॉर्नर इंपॉर्टेंट है। पहले उसने एक स्थान परिवर्तित किया था, अगली बार में उसने 2 स्थान परिवर्तित किए थे, तो 1 2 और अगली बार में 1 परिवर्तित करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दिशा गलत दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, याद रखेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल पढ़ते जा रहा हूँ या आपको भी समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। देखो मैं आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसे देखोगे, इसको देखिए ये कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा। इसके बाद में अल्टरनेट में ये जो होगा ये इस कॉर्नर पे पहुँचेगा, लेकिन 2 डार्क हैं और ये एक खाली है, तो 2 यहाँ पे जो आएगा वो खाली वाला आएगा, इसमें खाली आएगा तो ये 2 तो उड़ गए, ठीक है, ये मैंने पहले उड़ा दिए थे। और ये जो आकृति की दिशा है वो दक्षिण की ओर रहनी चाहिए, तो ये उड़ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखेंगे। उम्मीद है अब आप समझे होंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में समानता ज्ञात कीजिए। समानता ज्ञात करना है, कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिनमें से पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, इमू है। दोस्त आपके सामने कुछ यहाँ पे शब्दावली है, कह रहा है ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी, इमू ये सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बताओ क्या कीवी रेगिस्तान में पाया जाता, आपको कीवी तो न्यूजीलैंड में पाया जाता, तो ये तो गलत हो गया। अब बोला ये सभी स्तनधारी, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग क्या स्तनधारी होता है, आपको अंडे देता है भाई, ये भी गलत हो गया। ये सभी समुद्री पक्षी हैं, क्या शुतुरमुर्ग समुद्री पक्षी है, नहीं है भाई। तो अब क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उड़ने में अक्षम है। अक्षम का मतलब क्या होता है दोस्त, याद रखेंगे, जो अक्षम है, अक्षम का यहाँ से मतलब है उड़ने में असमर्थ है। देखो क्षम का मतलब है उड़ने में सहायक है, जबकि आ का मतलब हमने हिंदी में कई बार पढ़ा है, क्या होता है, नहीं, तो उड़ने में सहायक नहीं है। ये एक भी उड़ नहीं पाते हैं, चाहे वो पेंगुइन हो, चाहे ऑस्ट्रिच हो, चाहे कीवी हो, चाहे एमू हो, ये सारे के सारे ऐसे जानवर हैं जो उड़ने के अक्षम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है उस आकृति का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट को प्रश्न आकृति को दर्शाई गई बिंदु रेखा पर मोड़ने पर दृष्टव्य होगी, यानी कि दिखाई देगी। ये एक बिंदुदार लाइन है, इसको हमें यहाँ पे मोड़ देना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे। इनको जब आप मोड़ोगे, ये दूर की ओर है तो अगली बार में ये दूर की ओर खाली बन जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, गौर से समझना है। ये दूर की ओर अगर आया है तो ये यहाँ पे दूर इसमें खाली बनेगा। ये पास में है, आकृति के पास में है, तो ये इस लाइन के भी पास में बनेगा, तो ये आपका डार्क बिल्कुल बनेगा।
तो दोस्त एक तरफ दोनों के दोनों खाली हैं, देखो गौर से समझो मेरी बात को, एक बार फिर से समझो। एक तरफ दोनों के दोनों, अरे यार इतना बड़ा क्यों बन रहा है, एक तरफ दोनों के दोनों खाली हैं और दूसरी तरफ दोनों के दोनों डार्क हैं। एक तरफ दोनों के दोनों खाली हैं, दूसरी तरफ दोनों के दोनों डार्क हैं, तो ये तो उल्टी दिशा में है, इसमें एक ही है गलत, इसमें भी एक ही है गलत। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, याद रखेंगे। 29 का क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न मानसिक अभिरुचि से संबंधित है। कुछ अच्छे प्रश्न हमने आज की क्लास में फिर से शामिल किए हैं, इनको भी आप देखेंगे। बोला है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हैं, उसी समय उस क्षेत्र में दंगा भड़क उठता है जिसके लिए और पुलिस बल की आवश्यकता होती है। आपको हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए वाटर पाइप का प्रयोग करना चाहिए। सुलह एवं शांति की अपील करने हेतु समुदाय के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करनी चाहिए। पूर्व में दंगाइयों की निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करे तो पत्थरबाजी करते हुए गोली मारने का आदेश दे देना चाहिए। भैया आप क्या हैं, आप एक पुलिस बल अधिकारी हैं, तो आप क्या गोली मार दोगे? जनता है भाई, क्या गोली मार दोगे? मतलब डी नंबर तो उड़ा दो सीधा। पूर्व के दंगाइयों की गिरफ्तारी करोगे, या सुलह शांति की अपील करोगे, या हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए वाटर पाइप का प्रयोग करोगे? जल्दी से मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि दंगा भड़क उठा है। क्या है, दंगा भड़क उठा है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके अनुसार बताइए, फिर मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। देखो साथियों मेरी बात को समझो, यदि आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो वहाँ पे अगर कहीं दंगा हो जाता था तो पुलिस वाले माइक में लेकर के क्या करते हैं, जो भी यहाँ के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों वो सामने आएँ, अपनी बातचीत रखें, आपकी क्या ज़रूरत है, सुलह शांति का प्रयास करें। पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था, तो बस वही इसका सही उत्तर है। क्या है मेरे भाई, वही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। हिंसक बलपूर्वक कभी नहीं खदेड़ेंगे हिंसक भीड़ को, और पूर्व के दंगाइयों के निवारक गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। भाई पूर्व के दंगाई वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, दंगा भड़क उठा है, कोई मतलब नहीं है। सुलह शांति की अपील करते हुए समुदाय में बड़े बुजुर्गों से बातचीत करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में बोला है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हैं, अस्पतालों में नवजात शिशु की चोरी के अन्य मामलों को रोकने हेतु आपको क्या करना चाहिए? बताइए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कहाँ पर तैनात हैं, ड्यूटी पर हैं, अस्पतालों में नवजात शिशु की चोरी होने की बात आ रही है, तो क्या करोगे? गुप्त रूप से महिला पुलिस को आप तैनात करना चाहिए। बताइए ऐसा होगा क्या? क्या हीरो बनना है? बिल्कुल नहीं। आपको पता लगाने के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों को फ़ोन कॉल अवरुद्ध करना चाहिए। भाई हिरासत में कहाँ लिए हैं वो, उसने तो केवल इतना कहा अस्पतालों से बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो अपराधी कोई अभी हिरासत में है कहाँ, कथन के अनुसार। बोला है प्रसूति वार्ड में आगंतुकों के आने जाने पर प्रतिबंध करना चाहिए। तो क्या जो महिलाएं माँ बन रही हैं उनके यहाँ उनके पति का होना अनिवार्य नहीं है? आगंतुकों को आना जाना तो जरूरी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा केवल और केवल डी कह रहा है कि प्रसव रूम में प्रवेश और निकास के चारों ओर सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। यदि जो प्रसव रूम है उसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहाँ पर आप जांच करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे। सटीक जांच के साथ आप जो चोर हैं उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में आइए। बोला है आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, उसी दौरान आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? बताइए दोस्त, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, उस दौरान आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बोला है अपने से नीचे पंक्ति के सक्षम ऑफिसर को पूरी बागडोर सौंप देंगे। टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी एवं कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपनी चाहिए, परंतु अधिकार अपने पास रखने चाहिए। ऑपरेशन सुलझने तक, समाप्ति तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो ऐसा होता है कभी कभी, आपने पुरानी फिल्मों का मैं एक बार फिर से उदाहरण दूंगा। यहाँ पे अगर आपने देखा हो कभी कभी पुरानी फिल्मों में क्या होता था, जैसे कोई पुलिस वाला या डीएसपी वगैरह किसी को पकड़ने गए, तो उस दौरान वो क्या करते थे, कुछ अफवाह फैला देते थे कि तुम्हारी पत्नी हमारे गिरफ्तारी में है, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, ये वो, ऐसी कुछ अफवाहें फैलाई जाती थी। तो अगर आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, एक बंधक ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और उसी दौरान खबर मिलती है कि पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है भाई खबर किसी उसी में शामिल व्यक्ति ने फैलाई हो, ऑपरेशन के अंदर जिसके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हो, पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको एक बात याद रखनी है, ना तो समक्ष ऑफिसर के अपनी जिम्मेदारी सौंपनी है, और ना ही टीम के बीच में ऑपरेशन की जिम्मेदारी रणनीतिक रूप से बांटेंगे, और ना ही दोस्त डिप्टी परिचालन रणनीति सौंपनी चाहिए, परंतु अधिकार अपने पास कुछ नहीं। आपको ऐसी अफवाहों से बचना है, ये व्यक्तिगत हैं। आप भले ही दोस्त कहाँ पर हैं, ड्यूटी पर हैं, और आपके घर में कोई घटना घट जाती है, आप मौजूद नहीं हैं, आप अपना काम छोड़ करके कभी नहीं आएंगे। ये हमेशा पुलिस प्रशासन आपको सिखाता है, ठीक है।
बाद बाकी आप घर पे फ़ोन करके कह दीजिए, आपका छोटा भाई हो या आपका बच्चा हो, कोई सक्षम कोई घर वाला हो, वो देख लेगा, बाद बाकी चीज़ें हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में बोला है, रात को गश्त लगाते समय देखते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पर बेहोश पड़ा है। क्या है? बेहोश पड़ा है, उसके पास महिला का बैग भी है, आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे, आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे एवं महिला का पता लगाएंगे। यह भी जांच करेंगे कि कोई अपराध तो नहीं हुआ है। बताओ, कोई अपराध तो नहीं हुआ है, क्या ये सही हो जाएगा? देखो, रात में गश्ती कर रहे थे, तभी आपको व्यक्ति सड़क पर मिला बेहोश अवस्था में, उसके पास एक महिला का बैग था। किसका? दोस्त, महिला का बैग था। तो आप क्या करोगे भाई? ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? महिला का बैग है दोस्त, तो आप क्या बोलोगे? सर्वप्रथम व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाओगे। भाई बेहोश है तो अस्पताल तो पहुंचाना है। बोला है आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे, महिला का पता लगाएंगे, ये भी जारी रखेंगे कि कोई अपराध हुआ है या नहीं। इसके बाद बोला है बैग अपने पास लेकर महिला का पता लगाने की कोशिश करेंगे। भाई वो बेहोश है, उसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। बेहोश व्यक्ति को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजेंगे। क्या इतना काम से काम चल जाएगा? अगर व्यक्ति बेहोश है, उसके पास महिला का बैग है, तो क्या इतने से काम चल जाएगा? उसको अस्पताल भेज दो, बैग भी उसी को दे दो। आप गश्ती लगा रहे भाई, पुलिस वाले हैं एक, ठीक है, पूरे मामले को नज़रअंदाज कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे प्रबल है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। बोला गया है सड़क पर एक महिला बिना लाइसेंस के सामान बेच रही है। महिला बहुत गरीब है, अपनी आजीविका का कोई स्रोत नहीं है। आप एक पुलिस के रूप में वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? बताओ, एक महिला है जो बिना लाइसेंस के सामान बेच रही है, बहुत गरीब है, बेचारी बहुत गरीब है, आजीविका का कोई और दूसरा उसके पास स्रोत नहीं है। आप एक पुलिस के रूप में क्या करेंगे? उस महिला पर कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाएंगे। महिला दुकानदार की स्थिति को समझेंगे, उसे लाइसेंस दिलाने में सहायता करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराएंगे और उसे जुर्माना के विकल्प के बारे में भी बताएंगे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो गलत है, केवल कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा दोगे। अब भाई उसके पास दूसरा कोई स्रोत ही नहीं आजीविका का, उसने बोल दिया है उसके पास आजीविका का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, तो उस महिला से आप बात करेंगे, स्थिति को समझेंगे, महिला को आप बताएंगे, लाइसेंस दिलवाने में सहायता करेंगे और ये भी बताएंगे अगर लाइसेंस नहीं होता है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, महिला के पास लाइसेंस नहीं है इसलिए उसे गिरफ्तार कर लेंगे, गलत है। महिला दुकानदार को बिना देखे छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, याद रखेंगे। तो दोस्त, आज का गृह कार्य प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। आज का गृह कार्य प्रश्न, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, शानदार रही होगी, जबरदस्त रही होगी। चलिए, यदि पसंद आई है तो एक बार से आप कर दीजिए जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो दिन है वो हमारे वीर शहीदों का दिन है। किनका है? जिस तरह से आज हम मक्कारी कर रहे हैं वो इस उम्र में फांसी पर झूले थे। आपको पता है खुदीराम बोस मात्र 17 वर्ष की अवस्था थी, आप तो 18 वर्ष के होकर के यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना है, ऐसे शहीदों को हमें कभी नहीं बुलाना है। हमें समाज में हमेशा अच्छा सोचना है, क्योंकि भारत की बुराई करने वाले प्यारे दोस्तों 100 ऐसे देश हैं जो भारत की बुराई चाहते हैं, लेकिन आप भी उन्हीं में अगर शामिल हो गए तो याद रखना है कभी कभी व्यक्तिगत विचार देश से ऊपर नहीं होते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है? देश होता है, उसके बाद अपने विचार होते हैं। ठीक है, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध मत रखिए। राजनीतिक पार्टियां कभी भी किसी की नहीं होती हैं, मैं आज कह रहा हूं आपसे। ठीक है, आज कह रहा हूं आपसे, राजनीतिक पार्टियां कभी भी किसी की नहीं होती, कोई भी हो, वो आपको आपस में लड़वाएंगी। संविधान हमारा भाईचारा की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। तो हमें, अगर आप एक बार वहाँ से उस माहौल से निकल करके देखेंगे, आप ये राजनीतिक गलियारों से निकल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपना भारत एक बड़ा देश है, विविधता में एकता है। यहाँ पर किस प्रकार से शहीदों ने हमें आज़ाद कराया है, और आज ये राजनेता चंद वोटों के लिए अपना ईमान धर्म सब बेचने के लिए तैयार है। मैं किसी एक पर्टिकुलर राजनेता के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसे राजनेता है जो विदेशों में जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। कोई ऐसे राजनेता हैं जो किसी एक समुदाय को क्या बुरा भला कहते हैं, चोर उचक्का या डाकू डकैत जो भी कहते हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे और उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मात्र 8 दिनों का समय है, इन समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।